हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट पॉल। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम हमने 73rd को अच्छे से समझा था, जो कि किसके लिए था? पंचायती राज के लिए था। ओके। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन है वो आता है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में एक रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसके फीचर्स क्या थे, वो लिखने हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इसने अर्बन लोकल बॉडीज को कौन सा स्टेटस दिया था? ग्रांट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दे दिया था यूएलबीज को। यूएलबीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे पीआरआईज शॉर्ट में हम बोलते हैं ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, वैसे ही ये यूएलबीज हैं। इनको एक संवैधानिक दर्जा दिया था इस अमेंडमेंट ने। पास्ड इन, ये कब पास्ड हुआ था? 1992 में, 43 ईयर ऑफ द रिपब्लिक। उस समय हमें गणतंत्रता को, रिपब्लिकनेस को 43 साल हो गए थे, तभी जाके पास हुआ था। एंड कैम इनटू फोर्स। फोर्स में कब आता है? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 जून को, 1 जून को। और पंचायती राज कब आया था? 24 अप्रैल को। ये डेट याद रखनी है। अर्बन लोकल बॉडीज़ कब आता है फोर्स में? 1 जून 1993, 1 जून 1993 को। ओके। नाउ एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लेक्ट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन लोकल गवर्नेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसने किस चीज़ को एड्रेस किया? जो बहुत काफ़ी लंबे समय से जो इग्नोर हो रही थी, उस चीज़ को एड्रेस किया। अर्बन लोकल गवर्नेंस, अर्बन लोकल बॉडी को इंडिपेंडेंस के बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ बहुत ही ज़्यादा इग्नोर हो रही थी, नेग्लेक्ट हो रही थी। इस चीज़ को इन्होंने जो है जाकर बाद में एड्रेस किया, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ये जो अमेंडमेंट है ये प्रोवाइडेड ए यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इस अमेंडमेंट ने एक यूनिफॉर्म यानी सब जगह सार्वभौमिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा तैयार किया, फ्रेमवर्क फॉर अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबीज के लिए, सिमिलर टू द 73rd अमेंडमेंट, जो कि सिमिलर था 73rd अमेंडमेंट जैसा ही था। ओके, बट ये किसके लिए था? अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। ये वाला तो पीआरआईज के लिए था, और जो यूएलबीज है वो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। देन इन्वेसेस्ड अ 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और इसने भी अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 3 स्तरीय 3 टायर स्ट्रक्चर को दिया। ट्राइंगल में ही ड्रॉ करेंगे। तीन स्टेजेस में बताई। देखिए, सबसे पहला है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। सबसे पहला जो कि लार्ज अर्बन एरियाज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम किसको कहेंगे? लार्ज अर्बन एरियाज को कहेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल्स किसको कहेंगे? स्मॉलर अर्बन एरियाज को। एंड नगर पंचायत क्या है? एरियाज इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। वैसे एरियाज जो गांव से शहरों की ओर अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन में है, चल रहे हैं, अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उन एरियाज को हम कहेंगे नगर पंचायत। ओके। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा नगर प्लस पंचायत है, थोड़ा सा नगर और थोड़ा सा पंचायत। इससे याद रखेंगे वो एरिया जो ट्रांजिशन वाले फेज में चल रहे हैं, रूरल से अर्बन बनने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, 3 फेजेस में हम इसको कह सकते हैं। अर्बन लोकल बॉडी का 3 टायर स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट रिमेन्स अ स्टेट सब्जेक्ट। जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमेशा से स्टेट का ही सब्जेक्ट रहा है। जो स्टेट होता है वही डिफाइन इसकी डिटेल और पावर फंक्शंस को हमेशा करता है। क्या पावर रहेगी, है ना, कि लोकल गवर्नमेंट की क्या पावर रहेगी, क्या फंक्शंस रहेंगे, कौन करता है डिसाइड? स्टेट करता है डिसाइड। डायरेक्ट इलेक्शंस टू म्यूनिसिपल बॉडीज प्रोवाइडेड। अब म्यूनिसिपल बॉडीज जो थी, इनमें डायरेक्ट इलेक्शंस को बोला कि डायरेक्ट इलेक्शन करवाने हैं म्यूनिसिपल बॉडीज के। म्यूनिसिपल इलेक्शंस जो है वो कौन कंडक्ट करवाएगा? म्यूनिसिपल इलेक्शंस कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वही जो है म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। SECs क्या करवाएगा? म्यूनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा। रिजर्वेशन प्रोविजन देखते हैं। 1/3 सीट रिजर्व्ड फॉर वुमेन। 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगी, चाहे वो ST हो या SC हो, कोई भी वुमेन हो, सबके लिए। रिजर्वेशन फॉर SC, STs एंड OBCs। इनमें क्या है? रिजर्वेशन OBCs को भी मिली है, ST, SCs को भी मिली है। ओके। टेन्योर देखते हैं।
फिक्स्ड टर्म है 5 ईयर्स का, हमने पंचायती राज का भी सेम पढ़ा था। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिटरी डिसोल्यूशन, अब इन्हें प्रोटेक्शन भी मिली है कि कोई भी तरीके का अपने मन से कोई भी डिसोल्यूशन नहीं कर पाएगा, कोई भी मन किया तब भंग नहीं कर पाएगा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ को है। तो इसीलिए कोई भी मन मर्जी से भंग नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें क्या मिला है, प्रोटेक्शन मिली है आर्बिटरी अगेंस्ट आर्बिटरी डिसोल्यूशन के। फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ओके, फाइनेंस कमीशन ही देखेगा इसकी जो जितने भी पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं। म्यूनिसिपल रेवेन्यूज थ्रू टैक्सेस, टोल्स, ड्यूटीज, फीस, ग्रांट्स इन एड्स, यहाँ से इनका जो है रेवेन्यू म्यूनिसिपल कहाँ से जनरेट करेगा, टैक्स आएंगे, टोल्स, ड्यूटीज़, इन सब से जो है म्यूनिसिपल अपने खुद के रेवेन्यू को जनरेट कर सकता है। फंक्शंस, डोमेन देखते हैं इसका, फंक्शंस क्या है। देखिए, पावर्स ओवर 18 सब्जेक्ट्स, हमने बात की थी पार्ट 9 में कितने सब्जेक्ट्स थे, 11 स्केड्यूल में कितने सब्जेक्ट थे, 29, ओके, जो PRI से रिलेटेड था। लेकिन जब हम बात करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ की, उसमें 12 स्केड्यूल्स में कितने सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट हैं। तो पावर्स ओवर 18 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जुडिशियल एंड सोशल जस्टिस, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो पावर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और सोशल, सामाजिक न्याय से रिलेटेड हैं, जो 18 सब्जेक्ट्स के अंदर पावर दी गई हैं। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंस्टीट्यूशन क्या है ये, देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जिसे DPC कहते हैं, जिसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, आर्टिकल 243ZD है, ओके, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कमेटी इसको कहते हैं। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, MPC, इसका आर्टिकल है 243ZE, ये दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रोविजंस फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स, प्रोविजंस फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स की भी बात की गई है, इन एडिशन टू इलेक्टेड मेंबर्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। देखिए, वार्ड कमेटीज जो होती हैं वो कब बनाई जाती हैं, ताकि लोकल लेवल पर भी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग हो सके। इसमें सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें जनता ने चुना है वही नहीं, बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जिन्हें चुना नहीं गया है लेकिन शामिल किया गया है वो भी होते हैं। तो वार्ड कमिटीज़ में क्या है, वो मेंबर्स जिन्हें सिर्फ ये नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं, इसके साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन एडिशन टू इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, प्लस दोनों मिलाकर होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स क्यों रखे जाते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है, आपको पता भी होना चाहिए। कई बार इलेक्टेड मेंबर्स के पास टेक्निकल नॉलेज, सोशल एक्सपीरियंस या ग्राउंड की कोई रियलिटी नहीं होती है, पूरी समझ नहीं होती है उनके पास, इसीलिए कुछ एक्सपर्ट या सोशल वर्कर्स, वुमन जो ST और SC को रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, या फिर कोई NGOs, कोई भी आदि को नॉमिनेट किया जाता है। इससे क्या होता है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी इंक्लूसिव बन जाती है, प्रैक्टिकल और ग्राउंड ओरिएंटेड हो जाती है। बस इसीलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स को इसमें रखा जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है, देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब होता है टॉप डाउन नहीं, बल्कि लोकल पीपल, जो लोकल लेवल के पीपल्स हैं वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, है ना। लोकल पीपल की ज़रूरतों के हिसाब से बॉटम अप डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अब लोग बोल रहे हैं सड़क बनानी है, पानी, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन जैसे इशू सॉल्व करने के लिए वार्ड लेवल पर ही ये सब डिस्कशन चलता है। और प्रॉक्सिमिटी ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन क्या है, तो वार्ड कमेटी सिटीजन्स के बहुत करीब होती हैं, ये बहुत करीब होती है सिटीजन्स की, लोग सीधे अपने एरिया की प्रॉब्लम्स वार्ड मेंबर्स को बता सकते हैं। गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इससे कैसे बढ़ेगा, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कम्युनिटी से होते हैं ना, खुद के उनके कम्युनिटी से होते, तो सिटीजन की वॉइस प्लानिंग में प्रोसेस में शामिल भी होते हैं, तो उनकी सिटीजन्स की वो बात सुनते हैं, उनकी ही कम्युनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इससे डिसीजन मेकिंग सिर्फ नेताओं तक लिमिट नहीं रह जाती है, इससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ता है। जब हम बात करें टुगेदर द 73rd 74th अमेंडमेंट की, तो कल्चरल क्रिएटेड रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया, तो इन दोनों ही संविधान संशोधन ने हमें जो है बहुत अच्छे से लोकल गवर्नमेंट दी,
डिफाइंड पावर्स, अथॉरिटी, फाइनेंस, प्लानिंग बॉडीज, और इन सब में, इन पूरे अमेंडमेंट्स में जो है डिफाइन की गई है पावर, अथॉरिटी, फाइनेंस, प्लानिंग बॉडीज, डेलिबरेटिव मैकेनिज्म, सब कुछ। ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशंस ऑन द 74th अमेंडमेंट में क्या है। द 73rd and 74th अमेंडमेंट टुगेदर मार्क अ वाटरशेड इन इंडियाज अक्रॉस लोकल गवर्नेंस। For the first time, rural PRIs and urban municipalities gained constitutional recognition. Local bodies were elevated to the status of governments at the local level. पहली बार दर्जा मिला था local bodies को government कहलाने का। The 74th amendment led to the spatial spread of hundreds of urban local government. 100 से ज़्यादा local government लेकर आया, spread हुआ। India has effectively become a federation of federations. Federation of federations पहली बार, संघों का संघ ऐसे करके कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ फेडरेशन कहा कहलाया पहली बार इफेक्टिवली देखा जाए तो। द अमेंडमेंट इम्प्रूव्ड, इस अमेंडमेंट ने क्या क्या इम्प्रूव्ड किया, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, बहुत अच्छे से काम करना, संरचना, काम, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ यूएलबीज, उनकी जो आर्थिक स्थिति उसको भी बहुत सही किया। अर्बन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम देखते हैं, कन्फ्यूज, पहले अर्बन क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या क्या आई थी, कन्फ्यूजन बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्टेटस, रूरल और अर्बन स्टेटस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मेनी सेंसस टाउन्स लेक म्यूनसिपल स्टेटस, बहुत सारे सेंसस में टाउन्स में ना म्यूनसिपल स्टेटस दिया ही नहीं गया है। और स्टेट्स प्रेफर रिटेनिंग रूरल टैग टू अवेल रूरल डेवलपमेंट ग्रांट्स, स्टेट उन्हें प्रेफर करती है कि वो रूरल टैग के साथ ही अवेल करे रूरल डेवलपमेंट ग्रांट्स वगैरह के लिए। तो लॉस टू लोकल बॉडीज, इससे लॉस होता है लोकल बॉडीज़ को। अर्बन लोकल बॉडीज़ हैव बेटर रेवेन्यू सोर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सर्विसेज चार्ज वगैरह, इससे इनका बेटर रेवेन्यू जनरेट होता है। these are denied when municipal status is withheld, और फिर ये जब चीज़ें बहुत ही डिनाइड हो जाती है जब म्यूनसिपल स्टेटस उनके साथ रहता है। इशू ऑफ अर्बन आउट ग्रोथ्स, क्या क्या इशू आए हैं, अर्बनाइज्ड एरियाज अराउंड कंटोनमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, पोर्ट्स, governed by village panchayat despite being urban in character leads to loss of revenue and governance gaps, बहुत ज़्यादा गवर्नेंस के बीच में गैप्स बना है। देखिए क्या होता है, अर्बन आउटग्रोथ का मतलब होता है शहर के आसपास के वो एरियाज जो प्रैक्टिकली अर्बन जैसे हो चुके हैं, प्रैक्टिकली तो हो चुके हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी भी रूरल बॉडीज़ या विलेज पंचायत्स के अंडर होते हैं। प्रैक्टिकली मतलब चल रहा है, वहाँ काम बढ़िया चल रहा है, प्रैक्टिकली हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रशासनिक तौर पर तो वो नहीं हुए हैं। प्रॉब्लम इससे क्या आती है, कंटोनमेंट्स हो गई, यूनिवर्सिटी, पोर्ट्स वगैरह हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया या बिग इंडस्ट्रीज़ के अराउंड जो एरियाज डेवलप हो जाते हैं वहाँ पॉपुलेशन डेंस होती है, बहुत घनत्व होता है पॉपुलेशन का, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती है, अर्बन लाइफस्टाइल भी आ जाती है, लोगों में नीड्स होती है भाई उस चीज़ की, फिर भी ये एरियाज विलेज पंचायत के अंडर होते हैं, गवर्न हो रहे होते हैं, ना कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इससे होता है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, पंचायत के पास अर्बन लेवल का टैक्स कलेक्ट करने का पावर नहीं होता है। पंचायत तो छोटी जगहों के लिए है, वहाँ अर्बन लेवल का टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी, तो ये पंचायत के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया आपका, प्रोफेशनल टैक्स, यूज़र चार्जेस जैसे सोर्सेज मिस होते जाते हैं, और इसका रिजल्ट यही होता है कि लोकल गवर्नमेंट के पास फंड कम पड़ जाता है फिर, क्योंकि वही वो तो पंचायत के लिए देख रही है। तो गवर्नेंस से गैप आ रहा है, पंचायत अर्बन सर्विसेज हैंडल करने के लिए इक्विपाइड नहीं होती है, और जैसे ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए पंचायत नॉट सफिशिएंट, इसलिए जल्दी से जल्दी इन्हें कन्वर्ट किया जाना चाहिए होता है। अर्बन नीड्स और रूरल नीड्स में मिसमैच होता, अर्बन नीड्स कुछ और है, रूरल नीड्स कुछ और है, पुअर अर्बन प्लानिंग देखने को मिलती है। फिर म्यूनसिपल लॉज अप्लाई नहीं हो पा रहे होते हैं, बिल्डिंग रेगुलेशंस और जो है वो वीक पड़ जाती है। इससे रिजल्ट क्या होता है, अनप्लान्ड ग्रोथ हो जाती है, सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो DPCs हैं, ये ग्रांट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, फॉर द फर्स्ट टाइम इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। रिमेनिंग लार्जली इनइफेक्टिव, ये पहले से बहुत ही ज़्यादा इनइफेक्टिव थी, कभी चर्चा में भी नहीं थी।
नीड स्ट्रेंथनिंग टू प्रिपेयर एंड अप्रूव डिस्ट्रिक्ट प्लान्स, और ज़रूरत थी इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, इसके प्लान्स को बनाने की। पहली बार इसे दर्जा दिया गया था आर्टिकल 243ZD में। अंडर आर्टिकल 243W म्यूनिसिपैलिटीज़ आर एम्पावर्ड टू, इन्हें W में, ये इस आर्टिकल में म्यूनिसिपैलिटी को एम्पावर किया गया, सशक्त किया गया, प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस, कि वो अपने आर्थिक विकास और सोशल जस्टिस से रिलेटेड प्लान्स बना सकती हैं। पावर, W मीन्स पावर, याद रखेंगे हम, अर्बन लोकल बॉडीज़ की पावर का आर्टिकल है ये। मूव बियॉन्ड ट्रेडिशनल सिविक सर्विस डिलीवरी की बात की गई, कि अब ट्रेडिशनल सर्विस डिलीवरी से आगे बढ़कर अच्छी इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी देने का प्लान। एक्सपेंडेड फंक्शंस स्कोप इंक्लूड, अब जो जैसे इसके फंक्शंस एक्सपेंड होते हैं, अर्बन टाउन प्लानिंग, लैंड यूज़ रेगुलेशन आया, स्लम इम्प्रूवमेंट करो, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, जो अर्बन में लोकल में पॉवर्टीज़ है उसे ख़त्म करो, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कल्चरल एजुकेशनल एस्थेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए। अराउंड 73,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन ULBs इंडिकेट डिपेनिंग ऑफ अर्बन डेमोक्रेसी, क्योंकि वो डीपनिंग है अर्बन डेमोक्रेसी में, रिप्रेजेंटेटिव्स आज इंडिकेट किए गए हैं। चैलेंजेस और लिमिटेशंस देखते हैं डिस्क्रिएशन से रिलेटेड। तो देखिए एक्चुअल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अर्बन गवर्नमेंट्स रिमेन्स लिमिटेड, पीपल्स का पार्टिसिपेशन अर्बन में हमेशा लिमिटेड ही रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो। पब्लिक परसेप्शंस ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ इनएफिशिएंट है, करप्ट है, लोग मानते हैं कि भाई ये म्यूनसिपैलिटीज़ जो है ना बहुत ही असक्षम है, करप्ट है, भ्रष्ट है, अनरिस्पॉन्सिव है, हमें ज़रूरत है इस सड़क की, वो बना ही नहीं रही है, म्यूनसिपैलिटीज़ अपने में ही हैं। तो ये ऐसा पब्लिक का परसेप्शन है म्यूनसिपैलिटी को लेके। प्राइवेट सेक्टर हेजिटेंट टू पार्टनर विद म्यूनसिपल ड्यू टू, प्राइवेट सेक्टर है ना भाई, अब वो म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ हाथ मिलाने से हेजिटेट करते हैं, डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ से क्या मदद मांगे, खुद डिले करती है बहुत ज़्यादा, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है उसके पास, म्यूनसिपैलिटीज़ के पास, यही सब है। कैपेसिटी की बाधाएं आ जाती है, क्षमता की बाधा। लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल, अच्छे कार्मिक नहीं हैं। इनसफिशिएंट मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ है, अच्छे लोग काम नहीं कर रहे हैं, एक्सपर्टीज़ नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है। डिवोल्यूशन प्रॉब्लम आ जाती है। सब्जेक्ट नॉट क्लियरली डिमार्केटेड अमंग अर्बन टायर्स, जो अर्बन के टायर्स हैं 3, उनमें सब्जेक्ट अच्छे से क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है, तो एक पावर किसको दी जाए, क्या दी जाए, डिवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्टेट एक्सरसाइज एक्सेसिव डिस्क्रिएशन, जो स्टेट है यहाँ पर अपनी मनमानी ज़्यादा चलाता है, अपने स्वविवेक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है स्टेट, म्यूनसिपैलिटी को नहीं दे रहा है इतना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न डिवाइडेड इनटू 2 तरह से डिवाइडेड है, एक है मैंडेटरी जो शैल करना ही पड़ेगा, मस्ट है, एक डिस्क्रिएशनरी जो मे मतलब हाँ करने को कर सकते हैं आप, नहीं करेंगे तो नॉट बाइंडिंग नहीं है इतना, अपने स्वविवेक पर भी है और मैंडेटरी भी है। ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड फंड्स ऑफन रिमेन्स ओनली ऑन द पेपर, कहते हैं ना कि हम भाई पावर और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्टेट कहता है म्यूनसिपैलिटीज़ को पावर दे दी, फंड दे दिए, ये सब सिर्फ ज़्यादातर पेपर तक ही दिखता है। स्टेट डिपार्टमेंट रिटेन कंट्रोल ओवर फंक्शंस मींट फॉर म्यूनसिपैलिटीज़, ज़्यादातर म्यूनसिपैलिटी पे कंट्रोल किसका ही रहता है, स्टेट का ही रहता है, स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का ही रहता है। फाइनेंशियल बाधाएं देखते हैं, कंस्ट्रेंट्स रिमेन द बिगेस्ट बॉटलनेक, एक बॉटलनेक मतलब बाधा बन के आता है। SFC's रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, पहली बात तो जो SFC's की रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग ही नहीं है, तो सबसे बड़ी बाधा यही है। म्यूनिसिपैलिटीज़ कंप्लेन ऑफ इनएडिक्वेट फंड, म्यूनिसिपैलिटीज़ कंप्लेन करती रहती है कि हमें फंड्स नहीं मिलते हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि लोकल बॉडीज़ लेक फंड्स, अब लोकल बॉडीज़ में ही लेक फंड्स, बहुत ज़्यादा कम फंड्स है, येट डिमांड हाइयर अलाउंसेज एंड पर्क्स, ओके डिमांड बहुत ज़्यादा है, अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मतलब है, लेकिन जो फंड है उसकी ही कमी है। सक्सेस ऑफ 74th अमेंडमेंट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर 74th अमेंडमेंट का सक्सेस डिपेंड करता है, पॉलिटिकल विल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की राजनीतिक विल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या आए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, क्षमता कैसी दी गई है, ट्रेनिंग कैसी दी गई, यूज़ ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ और कंप्यूटराइजेशन का यूज़ कैसे हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि सक्सेस 74th किस पे जो है डिपेंड करेगा उसकी सक्सेस। ओके, अडॉप्शन ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कि क्या आपने नवलोक प्रबंधन को अपनाया है, प्रैक्टिसेस PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, NGO के पार्टिसिपेशन को शामिल किया है, तब तो बढ़िया से 74th जो है डेवलपमेंट होगा उसका, उस अमेंडमेंट का। ओके,
तो इसी के साथ आज हमने 74th को फीचर्स को समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।